नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आदमी अमीर हो या गरीब सपने जरूर देखता है और अपने सपनों में अपनी किस्मत को बदलने की सोचता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में हम किस्मत और वक्त दोनों को कसौटी पर खड़ा देखेंगे और इस पर अपना विश्लेषण देंगे हमारे आज के एक्सपर्ट साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक बार फिर मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे अनदेखे और अनसुने केसेस जो मुझे लगता है कि आपको देखने चाहिए। अगर आप हमारे देश के अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की डेटाबेस पे नजर डालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ऑन एन एवरेज हमारे देश के अलग अलग कोनों से लाखों की तादाद में ऐसी डेड बॉडीज बरामद होती है जिनकी कई बार तो शिनाख्त भी नहीं हो पाती, जिसका यही मतलब निकलता है कि हमारे आसपास ऐसे कई मर्डर्स होते हैं कि जिनमें कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल पाता। लेकिन ये सच ऐसी भयावह स्थिति पैदा करता है कि रोजाना दर्जनों मर्डर केसेस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और वो भी बिना किसी नतीजे के। लेकिन ये केस इससे भी ज्यादा गंभीर मुद्दे से जुड़ा है जो एक झकझोर देने वाला पहलू है। इसकी हकीकत किसी को भी हिलाकर रख सकती है। बेटा, जब हम 5वीं क्लास में थे ना, कभी छुट्टी नहीं करते थे। पर दादी तो कह रही थी कि आप 5th में फेल हो गए थे। अरे गणित में 1 नंबर से फेल हो गए थे, पर प्रिंसिपल सर हमको जानते थे इसलिए हमको फेल नहीं किए। पर तुम तो हमसे ज्यादा समझदार बनना है कि नहीं? हाँ। और उसके लिए स्कूल की छुट्टी कभी नहीं करनी। जी साहब। क्या ये आपकी बीवी कोमल है? नहीं सर, ये कोमल नहीं है। क्या ये आपकी बीवी सुमन है? नहीं साहब, ये हमारी सुमन नहीं है। दीपक, हमें इस लाश के ऊपर ये कपड़े और ज्वेलरी मिली है, क्या ये आपकी बीवी के हैं? नहीं साहब, ये सुमन के नहीं है। अरे दीपक, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? बेटे जाओ अंदर पढ़ाई करो। कुछ नहीं अम्मा, पुलिस बुलाई थी। सुमन का कुछ पता चला? अरे क्या पता चला, वही हमेशा की तरह एक नया लाश दिखा के टरका दिया। अम्मा, हमको तो लगता है ना ये पुलिस हमारी सुमन को ढंग से ढूंढ ही नहीं रही। बेटा, तुम 7 साल से सुमन की आस लगाए बैठे हो। ये मिलना होता तो मिल जाती। हमको तो लग रहा है वो तुम्हें और अपने बेटे को छोड़ के भाग गई। कैसी बात कर रही हैं अम्मा आप? हाँ, यही सच है। तुम्हें अब कन्हैया के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके लिए दूसरी माँ ले आओ। अरे छोड़िए, अम्मा आ जाएगी। छोड़िए ना, अम्मा आ जाएगी। उठ गई तुम? मम्मी, हमको भूख लगी है। पहले मुंह हाथ तो धो लो, उसके बाद हम तुमको खुद खाना खिलाएंगे, ठीक है? चले? साहब नमस्कार, बैठिए। साहब, आज आप काय बुलाए हैं? सुमन का कोनो नया जानकारी मिला है का? दीपक, हमें सुमन की कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही अभी हमें तक कोमल का कुछ पता चला। देखिए, आप दोनों जानते हैं 7 साल गुजर चुके हैं और मुझसे पहले 2 ऑफिसर इस केस को तहकीकात कर चुके हैं और केस अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ। तो मुझे आप दोनों से ये जानना है कि आप दोनों को अभी भी अपनी बीवियों का इंतजार है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? का इंतजार नहीं रहेगा? प्यार करते हैं हम उससे। सुनील, तुम्हें? जी सर। तो फिर तुमने दूसरी शादी क्यों कर ली? साहब,
हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारी कोमल आज भी जिंदा है, लेकिन साहब वो हमारी बेटी खुशी, उसकी परवरिश के लिए हमारे माँ बाप ने दूसरी शादी करा दी साहब। पर साहब अपनी दूसरी बीवी को हम कभी कोमल का स्थान नहीं दे पाए हैं। साहब पता नहीं काहे हमको लगता है कि हमारी सुमन जरूर एक दिन मिल जाएगी। बस आप उसको ढूंढने का कोशिश तो कीजिए। दीपक, हमने सुमन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की है और कर भी रहे हैं, लेकिन क्या करें, कानून ये कहता है कि अगर कोई विक्टिम 7 साल तक मिसिंग रहता है तो उसे डेड मानकर केस क्लोज करना पड़ता है। आप ऐसे कैसे केस बंद कर सकते हैं साहब? दीपक, दिस इज लॉ। कानून यही है और हमें जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करना है। यही बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया था। ये देखो सूरज, चांद, बस, ऑटो और ये मम्मी आप रोज हमें यही पढ़ाती रहती हो, हमें नहीं पढ़ना ये। अरे पढ़ोगी नहीं तो दुनिया को कैसे जानोगी? दुनिया जहाँ हम रहते हैं, ये पंछी पशु ये सब यहीं रहते हैं। जब हम छोटे थे ना तो तुम्हारी माँ से भी हमें ऐसे ही पढ़ाती थी। चल अंदर चल। देखो सुमन, हमको ये कपिल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दीदी आप कपिल को गलत समझ रही है, वो बुरा लड़का नहीं है। तुम तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। देखो सुमन, हमने तुम्हारे लिए दीपक जी से रिश्ता पक्का कर दिया। देख हम जानते हैं कि वो उम्र में तुमसे थोड़े बड़े हैं, लेकिन दीदी हम कपिल से प्यार करते हैं और वो दीपक हमसे कितना बड़ा है। हम ये शादी नहीं करेंगे। बस माँ बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी हम पर छोड़कर गए हैं और तुम्हारी शादी दीपक जी से ही होगी। अरे गुनगुन, ये क्या कर रही हो? चलो पढ़ो। हमको नहीं पढ़ना। अरे गुनगुन, गुनगुन रुको, गुनगुन। आज हम तुमको बताएंगे इस कमरे के बाहर रात कैसी होती है। तुम्हें पता है रात में आसमान काला हो जाता है, उस पर सुंदर सुंदर चांद सितारे चमकते हैं। तुमने देखा था ना किताब में? हाँ, चांद और तारे बहुत सुंदर होते हैं। दादी, पापा तो कह रहे थे कि माँ जल्दी आ जाएगी। आ जाएगी, पर ये तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ तो दूसरी है। कौन दूसरी माँ? जब आएगी तो खुद ही देख लेना। अब सो जाओ। ये ठीक, मैं करता हूँ फोन। नमस्ते साहब। नमस्ते। हाँ दीपक, साहब ये आपके लिए ठीक है। 20,000 रुपया है साहब। बाकी का पैसा हम आपको अपनी ज़मीन बेचकर और दे देंगे। और आप ये केस मत बंद कीजिए साहब। अगर मुझे तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं होती तो तुम्हें पता है ये रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें अभी अंदर कर सकता था। देखो, तुम्हारी बीवी हो या कोई भी, अगर कोई नागरिक मिसिंग है तो उसे ढूंढना हमारी ड्यूटी है और हमने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की। अब अगर हम ये केस क्लोज कर रहे हैं तो कानून की वजह से। इतने ईमानदार हैं तो आप काहे नहीं ढूंढते हमारी सुमन को? सुनील अपनी कोमल को भूल के दूसरी शादी कर सकता है साहब, लेकिन हम अपनी सुमन को नहीं भूल पाएंगे साहब, नहीं भूल पाएंगे। हाथ जोड़ दे आपसे, आप ये केस मत बंद कीजिए साहब। बस हमको नहीं खाना। अरे अभी तुमने आधा रोटी भी नहीं खत्म किया। खाओगी नहीं तो अपनी मौसी की तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगी? और तुम ही तो हम दोनों को आजाद करोगी यहाँ से। खबरदार जो औरत पे ये मर्दानगी दिखाई तो। अरे पंचायत में बैठा तुम्हारा यहाँ पे, घर है हमारा ये, और हमारे होते हुए किसी और मर्द के साथ तुम। चूड़ियां नहीं पहनी हमने तुम्हारे मत की तरह। हाँ, और औरत पे हाथ उठा के तुम बहुत बड़ा मर्द बन रहे हो। अरे हमको मत सिखाओ, तुम बीवी है हमारा, हम चाहे कूटे चाहे मारे। इधर अगर अब इसको कोई भी तकलीफ दी तो हम तुमको गांव से बाहर निकलवा देंगे। ये लो, गुनगुन की पढ़ाई का सामान।
दीपक, इस केस को रीओपन करवाने के लिए कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोले? नहीं साहब, हमारे मोहल्ले के लड़के ने सुमन को देखा था। 40। अरे दीपक भैया, एक बात बताना था आपको। हम बताओ। कल हम लोग दोनों लखनऊ गए थे, वहाँ सुमन भाभी को देखा हमने अमीनाबाद बाजार में। बताना। हाँ भैया, वो एक आदमी के साथ थी, बाजार से खरीदारी कर रही थी। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? अरे सच बता रहे हैं भैया, हम भाभी से बात करने का बहुत कोशिश किए, लेकिन वो हमको अवॉइड कर दी। हमको तो लग रहा है वो आजकल अमीनाबाद में अपना घर बना लिए। कौन है वो लड़के? ये छेद इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी। तुम जाओगी ना बाहर? पर मम्मी, हम बाहर चले गए तो आप यहाँ अकेली रह जाएंगी। तुम बाहर जाओगी तभी तो हमें बाहर निकालोगी। तुम डरना नहीं, यहाँ से तुम सीधा हमारे पति के पास जाना, वहाँ तुम्हारा भैया होगा। कन्हैया भैया ना? हाँ। मैडम जी, यही है वो लड़के। पकड़ पकड़ पकड़। मैम, गलती हो गया हमसे। हम दीपक भाई से मजाक में बोल रहे थे कि सुमन भाभी को हमने देखा है, तो हवा में खाली बात किए थे उनसे। हवा खिलाती हूँ। चल। ये चोट कैसे लगा तुम्हें? वो गुनगुन शरारत कर रही थी तो लग। कौन? प्रणाम सुनील भैया। खुशी बेटा, कैसी हो? हे, दूर होके बात करो। काहे नाराज हो रहे हैं भैया? अरे हम तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि वो कोमल दीदी और सुमन वाला केस पुलिस वाले बंद कर दिए हैं का? तुमको क्या करना है सर रामायण जान के? तुमको कितना बार बोले हमरा मुंह मत लगा करो। चल खुशी। रिश्ते में उम्र बुम्र कोई मायने नहीं रखती सुमन। दीपक जी का बड़ा उम्र नहीं, उनका बड़ा दिल देखो। इतना प्रेम तुम्हें किसी और से नहीं मिलता है? सुमन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हम सुने हैं तुम दीपक को ये बोले थे कि कोमल की बहन सुमन को तुमने लखनऊ में देखा था। वो सरपंच जी, हम तो पुलिस से बच गए हो, हमसे ना बचोगे। बोलो, लखनऊ में किसके साथ देखा था सुमन को? गुनगुन, अब ये छेद इतना बड़ा हो गया है कि तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। तुमको पता है ना तुम्हें यहाँ से जाकर क्या करना है? हाँ, मुझे एक अंकल को ढूंढना है। वो अंकल उन दो अंकल जैसे बड़े बड़े होंगे, लेकिन वो अंकल दूसरे होंगे जो अच्छे होंगे। ये दुनिया बहुत बुरी है बेटा। हम नहीं जानते कि तुम्हें अच्छे अंकल मिलेंगे या बुरे अंकल, पर ये दाव खेलने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हम डरते हैं कि हम तुम्हें कहीं खो ना दें, पर तुम्हारी अभागी माँ तुम्हें इस आज़ादी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। तुम्हें अच्छे अंकल मिलेंगे ना,
तो तुम उनको ये दे देना, इससे वो हमें ढूंढ लेंगे और हमें यहाँ से आज़ाद कर देंगे। हम आज़ाद हो जाएंगे गुनगुन। चलो। मम्मी, हमको वापस आना है। तुमको जाना होगा बेटा, तभी तो तुम हमको आज़ाद कराओगी। जाओ। उन्नाव के श्यामपुर थाने वालों ने हमारे थाने में कांटेक्ट किया है। कुछ दिनों पहले उनके एरिया में उन्हें एक नरकंकाल मिला है। श्यामपुर पुलिस ने हमसे इसलिए कांटेक्ट किया होगा क्योंकि 7 साल पहले हमारे यहाँ पर कोमल और सुमन की मिसिंग केसेस फाइल हुए थे। जी सर, मैंने उन्हें बताया कि हमने वो केस बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वो एक चांस लेकर देखना चाहते थे कि कहीं वो नरकंकाल कोमल या सुमन में से किसी का तो नहीं है। सुमन और कोमल मिसिंग केस की पहली इन्वेस्टिगेटिव टीम को एक लाश मिली थी। उस वक्त सुमन के बेटे और कोमल की बेटी का डीएनए सैंपल लिया गया था। वो डीएनए सैंपल श्यामपुर पुलिस से शेयर करो। सर, गुनगुन कहाँ है? वो अंदर सो रही है। अंदर सो रही है? कहाँ? अरे यहाँ तो नहीं है। अरे बोलना, कहाँ है गुनगुन? हंस क्यों रही है? बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जी जी मैडम, सुनील कहाँ हैं? वो तो काम पर गए हैं। क्या बात है? हमें कोमल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। बेटा, आप अंदर जाओ। 7 साल पहले कोमल की हत्या हुई थी। आपका केस बंद कर देने के बाद भी हमारे मन में ख्याल आता था कि हमको कोमल सही सलामत मिल जाएगी, लेकिन अब तो हमारा हाथ से खत्म हो गया साहब। तो कहा हमारी सुमन भी? आप उसके बारे में काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? दीपक, अभी हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। हम खुद ये सोच रहे हैं कि अगर कोमल का कत्ल हुआ तो फिर 7 साल से सुमन कहाँ गायब है? मुमकिन है कि सुमन ने कोमल का कत्ल होते हुए देख लिया हो, इसलिए शायद सुमन को भी गायब कर दिया गया था। पर दीपक, तुम बेफिक्र रहो। अब हमने केस रीओपन कर दिया, हम सुमन का पता लगा के रहेंगे। पिछले 7 साल से गायब महिला सरपंच कोमल पांडे के मिसिंग केस में अब एक घुमावदार मोड़ आ गया है। मगर कोमल तो अपनी छोटी बहन सुमन के साथ लापता हुई थी। कोमल की हत्या हुई थी तो सुमन के साथ क्या हुआ? इन सारे सवालों ने पुलिस को भौचक्का कर दिया है और उसकी निष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले 7 साल में यह केस 3 बार अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स को दिया गया और हाल ही में इस केस की फाइल को बंद भी कर दिया गया था। लेकिन अब इस केस को रीओपन करना पुलिस की मजबूरी बन चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पिछले 7 साल में पुलिस क्या जांच कर रही थी और यह ऐसा कौन सा गुनहगार है जो पिछले 7 साल से आजाद घूम रहा है और पुलिस इसका नामो निशान भी नहीं ढूंढ पा रही। बेटा, आप ठीक तो हो? मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? आप अच्छे अंकल हैं। हाँ बेटा, पर बात क्या है? ये दीपक कुमार जी यहीं रहते हैं? जी बताइए। हाँ मैं। आप इस बच्ची को जानते हैं? नहीं। काहे? नहीं, वो दरअसल ये बच्ची मुझे रास्ते में मिली थी और इसके गले पर ये चिट लटका हुआ था। इस चिट के ऊपर आपका नाम और एड्रेस था। इस बच्ची ने कहा कि आपके पास जाना है तो मैं इसे आपके पास लेकर आ गया। कौन हो बेटा तुम? बोलो, डरो नहीं। आई पर्ची तुमको कौन दिया?
सर। ये वो बच्चे? हाँ साहब, यही है वो बच्ची। हमको ही पर्ची दी, हम पूछ रहे हैं कि तुमको किसने दिया, तो बार बार सुमन की फोटो की तरफ इशारा करती है, कुछ बताती ही नहीं। डरो मत। क्या नाम आपका? अच्छा ये बताओ, ये चिट आपको किसने दी? पक्का ये चिट आपको उन्होंने दी? सर ये लड़की हमें बाराबंकी में मिली, हर तरह से बहुत अजीब थी। क्या अजीब था? चिट देने से पहले उसने मुझसे पूछा कि आप अच्छे अंकल हैं। मैंने कहा हाँ, तब उसने एकदम से चिट निकालकर मुझे दे दी। कन्हैया चलो खाना खा लो बेटा। बेटा तुम्हें उन्नाव जाना है अपने भैया के पास। उन्नाव भैया? गुनगुन, उन्नाव एक शहर है। शहर क्या होता है? बेटा शहर वो होता है जहाँ बहुत सारे घर होते हैं, लोग रहते हैं। हम लोग उन्नाव में रहते थे तुम्हारे भैया के साथ। ये भैया क्या होता है? कन्हैया भैया। तुम कन्हैया का नाम कैसे जानती हो? मम्मी ने बताया था, कन्हैया भैया होता है, हमारा भैया। सर, कोमल और सुमन मिसिंग केस की अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैंने रिपोर्ट बनाई है। 16 अगस्त की शाम को दोनों बहनें उन्नाव नगर मार्केट में शॉपिंग के लिए गई थी। दीपक जी कह रहे थे बाजार जा रही हो तो माँ के लिए भी एक साड़ी। सर हमारे 3 सस्पेक्ट हैं, संतोष, कपिल, प्रताप। मैं विटनेस के बयान पढ़ रहा था। एक चशमदीद के मुताबिक जिस दिन ये दोनों बहनें गायब हुई उस दिन उन्नाव मार्केट में इन दोनों बहनों के साथ कपिल को भी देखा गया था। सुमन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। सुमन पसंद करती थी कपिल को, लेकिन कोमल ने उसकी शादी करवा दी दीपक से। इस लिहाज से कपिल हमारा प्राइम सस्पेक्ट था। सर ये संतोष भी काफी गर्म दिमाग का आदमी है। कोमल जब सरपंच बनी तो उसकी कई बार इसके साथ गर्मा गर्मी हुई। पंचायत औरत पे हाथ उठाया तो। अरे पंचायत नहीं बैठा तुम्हारा यहाँ पे, घर है हमारा ये। शराब तो और कोमल जब सरपंची का इलेक्शन लड़ रही थी तो उसका ऑपोजिट कैंडिडेट था ये प्रताप, और ये इलेक्शन हार गया था। राइट सर, कोमल के ना रहने से सबसे ज्यादा फायदा प्रताप को हुआ। पिछले 7 सालों से वो इस कस्बे का सरपंच है। सर इन 7 सालों में इन तीनों के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला और कोई चौथा सस्पेक्ट भी सामने नहीं आया। और अब ये बच्ची सामने आई है जो ये कह रही है कि उसे सुमन ने भेजा है। लेकिन सवाल ये है कि सुमन ने इस बच्ची को क्यों भेजा, वो खुद क्यों नहीं आई? अब या तो सुमन मजबूर है या फिर उस बच्ची को सुमन ने नहीं भेजा, बल्कि कोई सुमन का नाम इस्तेमाल करके हमें भटका रहा है। सर 2 दिन पहले मैं बाराबंकी गई थी। मैम बस यही मिली थी वो बच्ची, मुझे इस तरफ से आ रही थी। 2 दिन पूछताछ करने के बावजूद वहाँ कोई लीड नहीं मिली। लीड तो ढूंढनी पड़ेगी संगीता। जितने भी सस्पेक्ट हैं सबको एक बार फिर से खंगालो और पता लगाओ कि इनमें से किसका कनेक्शन बाराबंकी से है। बाराबंकी जहाँ से बच्ची आई थी। सर गड़े मुर्दे फिर से उखड़ रहे हैं वकील साहब। ये पुलिस फिर से हमें परेशान करने वाली है। अगर गिरफ्तार करके ले गए तो हमारी जमानत तैयार रहनी चाहिए। अरे 7 साल पुराना फिर शुरू हो गए। अगर हम विरोधी थे तो क्या कातिल हो गए? तब वो सरपंच थी, आज हम पावर में। पावर का नशा क्या होता है ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। पावर के लिए खून और पैसा दोनों पानी की तरह बहाए जाते हैं। देखिए, हमने किसी का खून नहीं बहाया और बेकार में हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। अगर कोई सबूत है आपके पास तो दिखाइए। मैडम जी, हम कोमल का थप्पड़ भी खाए हैं और 7 साल में 4-4 बार आप लोगों का डंडा भी खाए हैं। अब आप फिर से हमारे पीछे। हाँ फिर से, और इस बार सच उगलवाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ले चलिए हमको, और जितना चाहे उतना कूट लीजिए, लेकिन हमारा बयान वही का वही रहेगा। हम ना तो कोमल के साथ कोई नफरत निकाले और ना ही सुमन के साथ। और हमारी बीवी की वजह से ही कोमल हमको थप्पड़ लगाई थी ना, पूछ लीजिए अगर कुछ भी किए हो उसके साथ तो। सर 7 साल पहले हम सिर्फ 20 के थे सर। इन्फेक्चुएशन को हम प्यार समझ लिए थे। और सर सच बोल रहे हैं, जब सुमन की शादी हुई थी ना सर तो बहुत रोए थे हम, बहुत दारू पी थी।
लेकिन उसको उनसे दुश्मनी निकालने के लिए हमने कुछ किया नहीं, ना ही सुमन से, ना ही कोमल दीदी से। और यही बात हम पिछले 7 साल से बता रहे हैं सर। 7 साल पहले जिस वक्त जिस जगह से कोमल और सुमन गायब हुए, उस वक्त उनके साथ तुम्हें देखा गया था। हम बताए तो सही, हम तब आखिरी बार मिलने गए थे सुमन से। हमने तुमको मना किया था ना इससे बात करने को। दीदी आप जैसा समझ रही ना वैसा नहीं है। हम दिल्ली जा रहे हैं नौकरी के लिए। एक आखिरी बार सुमन से मिलने आए थे। सुमन देखो, अगर हमसे कुछ भी गलती हुई हो ना तो हमको माफ़ कर देना, बस यही बात कहने आए थे। तुम जितने सीधे और भोले दिख रहे हो उतने सीधे और भोले हो नहीं। 7 साल से एक ही डायलॉग मार रहे हो। सर हम डायलॉग नहीं मार रहे हैं सर, जो बात है वही बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। सर संतोष, कपिल और प्रताप, इन तीनों का बाराबंकी या उस बच्ची से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि इन तीनों का कोमल और सुमन का गायब होने या उनके कत्ल से भी कोई कनेक्शन नहीं है। कपिल के बयान के मुताबिक उसने कोमल और सुमन को आखिरी बार उन्नाव नगर मार्केट में मेन रोड की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद से इन दोनों को किसी ने नहीं देखा। लेकिन कोमल की लाश मिली यहाँ से 25 किलोमीटर दूर शामपुर रोड पर। तो मतलब 7 साल पहले क्राइम सीन इसी एरिया के आसपास कहीं है। और बाराबंकी का जो कनेक्शन हम प्रेजेंट सिनेरियो में ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वो कनेक्शन आज का नहीं बल्कि 7 साल पुराना हो। क्या करें, शामपुर और यहाँ का डम डाटा निकलो। सर आप 7 साल पुराना डम डेटा निकालने की बात कर रहे हैं? हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। लेट्स डू इट। और मैं उस बच्ची से एक बार फिर से मिलता हूँ, शायद इस बार कोई लीड मिले। सर इस केस की नियति इसी जज्बे पर टिकी थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो नामुमकिन को मुमकिन कर सके। और सुमन ने जिस तरह से गुनगुन को आज़ाद किया था, वो भी एक नामुमकिन काम को मुमकिन करने जैसा जज्बा था। लेकिन सवाल ये था कि क्या सुमन का ये जज्बा पुलिस के लिए कोई राह खोज पाएगा? अच्छा बच्चा, आपने उन वाले अंकल से क्या पूछा था कि अंकल आप अच्छे अंकल हो ना? उसके बाद आपने उनको वो चिट दी थी, है ना? तो आप मुझे भी अच्छे अंकल समझ लो। आप मुझ पे भरोसा करोगे? अगर आप अच्छे अंकल हैं तो आपने मुझे चॉकलेट क्यों दी थी? तो क्या कोई बुरे अंकल भी हैं जिन्होंने आपको चॉकलेट दी थी? ये लो। वो मेरे लिए बुक्स भी लाते थे, पर मम्मी बोलती थी वो भी बुरे हैं। तो चॉकलेट देने वाले बुरे अंकल के अलावा भी कोई बुरे अंकल थे? अच्छा ये तो बताओ, आपकी मम्मी ने आपको यहाँ क्यों भेजा है? आजाद करने के लिए। किसको आजाद करने के लिए? किससे? मम्मी को? क्या हुआ मम्मी को? मम्मी के पैर में कुछ हुआ? आपकी मम्मी के पैरों को किसी ने बांधा हुआ? बच्चा, ये वही जगह है जहाँ पे आपको वो अच्छे वाले अंकल मिले थे। आपने उनको चिट दी थी, फिर वो आपको लेके गए थे आपके मम्मी के गांव। अब ये बताओ, आप इस जगह पर आए कैसे थे? इधर से? फिर कहाँ से आए थे? बोलो। अच्छा एक काम करते हैं, हम इस रास्ते पे चलते हैं। अगर आपको कुछ भी याद आए या कोई ऐसी जगह लगे जहाँ पे आपकी मम्मी हो सकती हैं तो आप हमें बताओगे? क्या हो गया बेटा? सर ये डर रही है। डरो मत, बोलो वो जगह कहाँ है? कुछ याद आ रहा आपको? विशाल, पता लगाओ ये घर किसका है। सर
का सामान भी यहीं रखा गया था, अब कहीं शिफ्ट किया गया। सर आसपास के लोगों ने बताया कि ये घर हमेशा बंद रहता है। इसका मालिक कौन है, यहाँ पे कौन रहता है, किसी को कुछ नहीं पता। एक काम करो, बिजली विभाग से पता लगाओ ये मीटर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर सर डंप डेटा से उन्नाव के 8 नंबर्स आइडेंटिफाई किए हैं। इनको यूज़ करने वालों में से 8 लोगों का बाराबंकी से सीधा कनेक्शन है। इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला इनमें से एक ऐसा है जो 7 साल से रेगुलरली 3 दिन में एक बार बाराबंकी जाता है, लेकिन पिछले 14 दिनों में वो सिर्फ 2 बार बाराबंकी गया है। और 14 दिन पहले ही गुनगुन दीपक के घर आई थी। है कौन है? मोहन सिंह, यहीं उन्नाव में रहता है। सर घर जाएं इसके? अगर डायरेक्टली उसके घर गए तो अलर्ट हो जाएगा, उसका फ़ोन सर्विलेंस पे डालो। सर वो घर भरत सिंह के नाम रजिस्टर्ड है। बिजली विभाग से उसका नंबर मिला है। भरत का फ़ोन अब भी बाराबंकी में एक्टिव है। तुरंत उसके फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करो। सर इसका सरनेम भी सिंह है, कहीं ये भरत सिंह और मोहन सिंह रिलेटेड तो नहीं है? सर भरत का फ़ोन बाराबंकी के गोमती नगर में एक्टिव है। छोटी बहन को कैद करके उसके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव कर रहे थे। बड़ी बहन कोमल, उसको तो जान से ही मार दिया। क्यों? नहीं सर, कोमल को हमने नहीं मारा। तुम लोगों ने नहीं मारा? तुम लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा? सर हमें नहीं पता सर हमारी नज़र तो सुमन पर थी और उसकी बड़ी बहन हमारी दुकान पर कपड़े खरीदने आती थी। सर उस रोज रात में हम और हमारा कजिन भरत श्यामपुर से लौट रहे थे, तभी हमारी नज़र सुमन पर पड़ी। हमारा दीदी का जान खतरे में, वो हमें भी मार देगा। कौन मार देगा? हमारी मदद करिए। आइए हाँ, हमारी बहन गाड़ी से चलते हैं ना। आइए आप आइए। हमें इधर नहीं, हमें उधर जाना है। हमारी दीदी वहाँ है। ये लड़की चुप, मोहन इसका मुंह दबा। बाराबंकी में मोहन का पुराना घर है, हम सुमन को वहीं लेकर गए। वो बच्ची? वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सर ये लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने कोमल को नहीं मारा है, तो फिर किसने? हमें सुमन से बात करनी होगी। हॉस्पिटल में पता करो सुमन की हालत अब कैसी है। सर सुमन, क्या हुआ था उस दिन? हम और कोमल दीदी दोनों बाजार से वापस आ रहे थे। अच्छी शॉपिंग होगी ना आज? हाँ दीदी, पर रात कितना हो गया है, अब पता नहीं ऑटो मिलेगा कि नहीं। अरे मिल जाएगा, आगे चलकर ना यहीं पर ही कहीं। पिछले 7 साल से तो ढोंग कर रहा था, सबको बेवकूफ बना रहा था, जबकि तूने ही अपनी पत्नी कोमल मारे थे उसको। ऐसी भी क्या नफरत थी जो तुमने कोमल को जान से ही मार दिया? सब वो औरत होके सरपंच बन गई। हमको शर्म आता था कि हम एक छोटा सा नौकरी करते हैं और हमारा बीवी इतना बड़ा पद पे, साला सब उसका इज्जत करता था और हमको कोई नहीं पूछता था साहब। हम रोज तिल कर मरते थे। इसलिए हम सोचे कि अगर हम उसको मार देंगे तो हमको लोगों का हमदर्दी मिल जाएगा और अगला बार हम सरपंच बन जाएंगे। बन गया तू सरपंच? तुमने अपनी बीवी कोमल को महज इसलिए मार दिया क्योंकि तू सरपंच बनना चाहता था। तो कभी सरपंच नहीं बन सकता था। तेरी जैसी सोच है ना, तो कभी बन ही नहीं सकता था। खा लो धड़स के। दीपक जी, हम बस गुनगुन को लेने आए। इतने सालों से सुमन हम तुमको देखने के लिए तरस गए, तुम जाने की बात कर रही? पर हम आपके लायक नहीं रहे। ऐसा काहे कह रही हो तुम? गुनगुन आपकी बेटी नहीं है दीपक जी। पर अब है। आपस में कितना घुल मिल गए हैं दोनों। अरे देख कर रहे, मम्मी है तुम्हारी। दो साधारण से इंसान जो एक साधारण सी दुकान चला रहे थे, उनमें इतनी हैवानियत छुपी होगी, ये हकीकत किसी भी आम इंसान को हिलाकर रख सकती है। हमारे गली मोहल्ले के दूध और सब्जी वालों से लेकर राशन और कपड़े वालों तक रोजाना ऐसे कई लोगों के संपर्क में हम आते हैं
जिनसे हमारा एक दैनिक व्यवहार जुड़ जाता है। और जब हमें ऐसे केसेस के बारे में सुनने मिलता है तो अब इंसान विचारशील बन जाता है और हम लोगों पर भरोसा करने से डरने लगते हैं, जो अपने आप में हमारी सामाजिक सद्भावना पर एक खतरा है। क्योंकि इंसान समाज के बिना अधूरा है, और वो समाज भी अधूरा है जहां पर लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठने लगता है। हमें हमारे समाज को ऐसे खौफ से दूर करना होगा। उसे और उसकी बेटी को नहीं अपनाएगा। शायद उसे अपनी और अपनी बेटी की किस्मत पर जरा भी भरोसा नहीं रह गया था, लेकिन दीपक का प्यार इस समाज की ऐसी किसी भी कुरीति को मानने को तैयार नहीं था। वो बस इतना जानता था कि वो सुमन से प्यार करता है, और अगर सुमन किसी भी तरह के खतरे में है तो उसे बचाना उसकी ही जिम्मेदारी है। भले ही कोमल और सुमन के अपराधियों को सजा मिल गई हो, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई ताकतवर औरतों और मासूम बच्चियों को अपनी हवस का, अपने अत्याचार का निशाना बनाता रहता है। और यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम समाज को बदलने में अपना योगदान दें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। जल्दी दूध पियो, स्कूल जाने का टाइम है, जल्दी से खत्म करो दूध। निधि, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बस हो गया, आ रही हूँ। नो, फिर से टकरा गए। गुंजन, मम्मी पापा का मजाक उड़ाते हो तो गंदी बात होती है मजाक उड़ाना। दूध पियो, जल्दी दूध पियो। अरे लो, चलो, स्कूल वैन आ गई। वैन भी आ गई। चलो चलो जल्दी चलो। फाइनली हमने गुंजन को टाइम से तैयार करके स्कूल भेज दिया। हमने नहीं, तुमने। मैंने तो सिर्फ उसका टिफिन रेडी किया था। और सच में अब मुझे ना मेरी किस्मत पर यकीन हो गया कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि गुंजन और मुझे तुम मिल गए। किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है मोहतरमा, जो मुझे तुम और गुंजन मिली हो। पता, मैं सोच रहा था गुंजन को तैयार करके स्कूल भेजने में इतना टाइम लगता है तो छोटे बच्चे को संभालने में तो जान आफत में आ जाती होगी। बाप होते हुए भी मैंने उसे 8 साल तक अकेले संभाला है। घर का काम, बाहर का काम सब अकेले किया। अच्छा सुनो ना, गुंजन जब स्कूल से वापस आएगी तो काजल को मिलते हुए आएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे आते हुए अपने साथ लेकर आ जाऊँ। थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैं भी लेट हो रही, मैं चलती हूँ। चलो मैं जाती हूँ। संभल के जाना। हाँ। हेलो मैडम, आप इसे यूज़ करके देखिए। जहाँ आपको सब्जी काटने में 1 घंटा जाता है ना, इससे आप सिर्फ 5 मिनट में सब्जी कट कर पाओगे और फिर बाद में कहोगे कि काश ये प्रोडक्ट आपके पास पहले भी होता। वही मनीष भाऊ घर पे हैं? कौन है रूपा? तू अब क्या लेने आई है यहाँ पे? भाऊ, आपने अपने वकील से बात की मेरे हिस्से के लिए? ए जाना भाई, क्यों परेशान कर रही है मुझे? बार बार हिस्सा मांगने आ जाती है। और वैसे भी तुझे हिस्से की जरूरत ही क्या है? अच्छी खासी नौकरी कर रही है, दूसरी शादी की है, अब क्या चाहिए तुझे? मैं आपसे अपना हिस्सा मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं मांग रही हूँ। एक बस, कुछ हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा तुझे, कर लेना। अरे तुम्हारे यहाँ दिखी भी ना, जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए भाऊ। आ गई मेरी बच्ची। हाँ, वो जो किचन वाला नाइफ है ना, उसका स्टॉक डबल कर दो, उसकी डिमांड फिलहाल ज्यादा है। ठीक है, मुझे जल्दी बताओ। ओके। आ गई मेरी गुंजन, आज तेरे लिए एक सरप्राइज है। आजी जल्दी आओ ना।
तुझे पूरन पोड़ी पसंद है ना, इसलिए मैंने तेरे लिए पूरन पोड़ी बनाई है। खा के बता कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है। चलो देखते हैं आज होमवर्क में क्या होता है। नहीं मौसी, अभी होमवर्क नहीं, पहले हम लूडो के एक गेम खेलेंगे जिसमें आप हारोगे, फिर मैं होमवर्क करूंगी। अच्छा, तू मुझे हराएगी? हाँ। 1 2 3 4 मैं जीत गई। देखा, मैं जीत गई ना। हाँ, जीत बोली गई। थी ना जीत जाओगी। बस बस बस, अब बहुत हो गया खेलना। ये लो दूध खत्म करो। गुंजन बेटा, एक बात बता, अपने नए पापा के घर जाके मौसी और आजी को भूल जाती है या हमारी याद आती भी है? नहीं, बहुत याद आती है आपकी। गुंजन, एक बात सच्ची सच्ची बता, तेरी आई तेरे पापा के साथ खुश है ना? बहुत 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 खुश है। अरे भाभी जान, सलाम वालेकुम। आप आफ्ताब की नहीं बेगम है ना? आफ्ताब? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओह, माफ कीजिएगा, खुदा हाफिज। नया बकरा फंसा लिया। हाँ? जुबान संभाल के बात कर। क्या जुबान संभाल के बात कर? बदन में बहुत गर्मी है। हर वक्त नया मर्द चाहिए, इसलिए डिवोर्स दिया क्या मुझे? तुझे डिवोर्स मैंने इसलिए दिया क्योंकि तेरी रोज रोज की मार से ना मैं परेशान हो चुकी थी। सब कुछ अकेले संभालती थी मैं, और मुझे पता है अगर मैं पुलिस के पास नहीं जाती ना तो तू मुझे मार देता। अरे मार तो मैं अभी भी दूंगा। तेरे पैसे थे, पैसे एलिमनी के पैसे चाहिए मुझे। कहाँ से दूं मैं तुझे पैसा? नहीं है मेरे पास पैसे। पैसे तो चाहिए मुझे, पैसे लेके आ। तेरा वो मर्द है ना, मर्द तेरा यार, उससे पैसे लेके आ मेरे लिए, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने अपनी लुक्खागिरी नहीं छोड़ी ना, तो इतने में खुश नहीं है कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने डिवोर्स तूने दिया है, बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तुझसे ना मैं डरने नहीं। चल तुझे जो करना है तू कर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं, इधर इधर। ए पकड़ो, ए यहाँ पे पकड़ो। आजा 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 आजा। मुझे नहीं, अपनी आई को पकड़ा है। पट्टी खोल के देखो। आई। अच्छा तू थक गई होगी ना, या थोड़ी देर आराम कर ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। तो मिसेस अर्जुन, कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा लाइफ? पतिदेव कैसे है? अगर मुझे अर्जुन ही मिलते था तो मुझे लगता कि पति सिर्फ रवि जैसे जल्लाद होते हैं। अच्छा, रवि से याद आया, उसने तुझे परेशान करना बंद किया कि नहीं किया? काट के रख दूंगा। नहीं, अब वो मुझे परेशान नहीं करता है। चलो अच्छा है, फाइनली तुझे वो सब मिल रहा है जो तू डिजर्व करती है। सच में तेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत जल्दी काजल की भी शादी तय हो रही है, ठीक है? बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं इसके लिए। अरे पर आई, मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगी जो घर जमाई बनने को तैयार हो जाए। देख, तुझे छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। हाँ, समझ ले तू। वेड़ी है अग्निया, कुछ भी बोलते रहती है। हाँ, ऑर्डर का ना। अरे मुझे याद है, याद है। आई, आपको पता है आज मैं लूडो खेलते समय मौसी को 2 बार हराई। अब तुमने पूरा दिन ना बहुत मस्ती कर ली, लेकिन अब तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं आई, मैं अभी होमवर्क नहीं कर रही। गुंजन, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। चलो। नहीं आई, मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा ना। नहीं, इसमें बरसात। चले भाईजान, खुदा हाफिज। ये हमारे मोहल्ले के लोग थे, ऐसी बातचीत करने के लिए चले आए थे। और बेटा, काजल मौसी के मजा आया? हाँ, हमने 2 बार लूडो खेला और मैंने उन्हें हराया भी।
निधि कहाँ है? घर पे नहीं है। कहाँ गई है नहीं पता। पता नहीं मतलब झगड़ा किया था ना तूने उसके साथ, चाकू दिखाया था, धमकी दी थी। सिर्फ धमकी दी थी या सच में जान से मार डाला? कहाँ है निधि? सच सच बोल दे। समझ भी आ रहा क्या बोले जा रही है तू? वो खुद से कहीं गई है, मुझे नहीं पता कहाँ गई है। कहाँ चली गई है? कैसे चली गई है? हमारे बीच झगड़ा हुआ, उसने बैग पैक किया और चली गई। देख, मैं ये मान सकती हूँ कि वो तुझे छोड़ के चली गई सामान बांध के, पर ये नहीं मान सकती कि वो गुंजन को भी छोड़ के चली गई। फोन स्विच ऑफ है उसका। कहाँ है वो तू बता। छोड़, मैं देखती हूँ। हट। निधि, 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 कहाँ है निधि? क्या किया तूने उसके साथ? सच सच बता दे। अगर तूने उसके साथ कुछ किया है ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुन रहा है तो नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। झट, पागल है तू? अपने पागल बनने कहीं और जाके दिखाएगा। इसका फोन बंद क्यों आ रहा है? हेलो मनीष, मनीष, निधि तुम्हारे यहाँ आई हुई है क्या? ए काजल, निधि के लाइफ में जो होता है ना, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, समझी ना? और दोबारा मुझे फोन मत करना, फोन रख। ये गायब वायब नहीं हुई है, छुप के बैठी है। मुझे एलिमनी नहीं देनी है ना, इसकी वजह से। और इस नाटक में तू भी शामिल है उसके साथ। अरे तुम दोनों कमीनी हो, कमीनी, समझी क्या? साले जुबान पे ना लगाम दे और संभाल के बात कर, वरना वहीं आके धोऊंगी तुझे। आजा आजा आजा, इधर आ, इधर आ। तू हाथ चलाना, मैं जबान चलाता हूँ। हाँ, अगर मैंने अपनी जबान खोल दी ना, बोलती बंद हो जाएगी तेरी बोलती, समझी क्या? गुंजन बेटा, थोड़ा तो खा ले। सुबह से तूने कुछ भी नहीं खाया है। गुंजन, खाना खा ले बेटा। क्या हुआ? मौसी, अर्जुन पापा को फिर से पूछो ना कि आई कहाँ है। उनका गुस्सा कम हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। अब उनसे पूछो ना आई कहाँ है। बेटा, मैं तेरे अर्जुन पापा को काफी बार पूछ चुकी हूँ, उनको नहीं पता तेरी मम्मी कहाँ है। पर तू घबरा मत, तेरी मौसी तेरी मम्मी को ढूंढ के लेकर आएगी। एक मिनट, पहले मुझे समझने दीजिए। निधि के हस्बैंड और उसके फैमिली ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट अभी तक नहीं लिखवाई। हाँ, पर आप उसकी दोस्त कंप्लेंट लिखवाने आई हैं। सर, निधि का पति पिछले 1 महीने से, जब से निधि को उसका सच पता चला है, मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। सर, एक दिन तो हद ही हो गई सर। देखिए मैडम, मुझे स्पेशल ड्यूटी पर जाना है, सॉरी। और मैं आपका केस समझ गया। आपकी दोस्त गुस्से में कहीं चली गई है, गुस्सा शांत होगा, आ जाएगी, आप घर पे वेट कीजिए। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। सर, निधि गायब हो गई है, उसका फोन नहीं लग रहा है, मैं उससे कांटेक्ट। हेलो सर, हाँ, आप वो सर। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। 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 मेरी दोस्त निधि को गायब हुए आज पूरे 20 दिन हो गए और मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर थक चुकी हूँ, लेकिन पीएसआई बापट मेरी कंप्लेन तक नहीं ली उन्होंने। वो मुझे बोल रहे हैं कि आपकी दोस्त गुस्से में कहीं चली गई है। निधि को तलाशने के लिए काजल ने इतना शोर मचाया कि मीडिया के जरिए प्रशासन पर दबाव आया। बात एसएसपी तक पहुंची। सर्किल ऑफिस को मामले में दखल देने के आदेश देने पड़े। स्पेशल जांच टीम गई और आखिरकार 1 महीने बाद काजल तक मदद पहुंची। सर, निधि नौकरी ढूंढते हुए आई थी मेरे पास। उसके साथ उसकी 8 साल की छोटी बच्ची भी थी। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैंने उसे अपने घर पे रेंट पे रख लिया था। और मेरा किचन यूटिलिटीज का बिजनेस है, तो मैंने सेल्स गर्ल की जॉब भी दी उसे। पर सर, कुछ समय के बाद निधि फैमिली जैसी बन गई थी। मैंने उसे रेंट लेना बंद कर दिया। हम बहुत क्लोज हो गए थे और उसके कुछ दिनों बाद वो अर्जुन देसाई से मिली सोशल मीडिया पे। वो लोग बाहर ही मिलने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे, तो उन्होंने नवंबर में शादी कर ली। सर, शादी के बाद निधि और गुंजन, उसकी बच्ची,
दोनों अर्जुन के घर पे रहने लगे। वहीं पे शिफ्ट हो गए थे जहाँ वो अकेला रहता था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। जनवरी 2nd वीक के बाद ये सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। सलाम भाभी जान। भाभी जान, मैं आफ्ताब भाईजान का कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप उनसे कह देंगे कि मुझे फ़ोन कर ले। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे हस्बैंड का नाम आफ्ताब नहीं अर्जुन है। आप उस दिन हमारे घर पर आए थे ना? दुरुस्त फरमाया भाभी जान आपने। आफ्ताब भाईजान ने हमें घर पे बुलाया था जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। आपने क्या नाम बताया? वो अर्जुन भाई ने। सर, निधि बहुत परेशान थी जब उसने मुझे ये सब बताया। मैंने उसे यही कहा कि शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसे परेशान होने से अच्छा है कि हम ढंग से पता लगाएं। निधि, क्या ढूंढ रही हो? वो गैस एजेंसी वाला तुम्हारा आईडी प्रूफ मांग रहे थे, तो वही ढूंढ रही थी मैं। कबाड़ में रखा है ना? आज मैं देखती हूँ। ये क्या है? तुम्हारा नाम अर्जुन है? आफ्ताब है? जी सर, मेरा असली नाम आफ्ताब अंसारी है। तो ये सच है कि तुमने निधि से झूठ बोला था? तुम्हारी असलियत छुपा कर तुमने उसके साथ शादी की थी? जी सर, मैं निधि से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था मैं। तो निधि को तुम्हारी जब असलियत पता चली, क्या हुआ? सर, वो बहुत गुस्सा थी, पर मैंने उससे अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश की। निधि प्लीज मेरी बात तो सुनो। निधि, जो मत मुझे, तुम नफरत करने में तुमसे, जाओ यहाँ से। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निधि, मैंने ये सब तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं किया है। ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया है निधि। मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपनी असली पहचान के साथ तुम्हारे सामने आता तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। निधि, जिस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे खुशी का दिन था। पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मतलब तुमने मुझसे नहीं, मेरे नाम से प्यार किया था? निधि, मैंने कभी तुम्हें या गुंजन को कोई तकलीफ दी है क्या? मेरे नाम ने, मेरी पहचान ने मेरी सारी अच्छाइयों को खत्म कर दिया है। निधि, तुम्हारा पता नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार यानी कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे अहम हो और हमेशा रहोगी। निधि, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अर्जुन ने पूरी तरह निधि को अपनी बातों में फंसा लिया था और वो मुझे यही समझा रही थी कि अर्जुन सही था। ठंडे दिमाग से सोचा तो समझ में आया कि अर्जुन सही कह रहा था। मेरे बुरे वक्त में मेरे सगे भाई ने मुझे सहारा तक नहीं दिया। मुझ जैसी डिवोर्सी लड़की जिसकी 8 साल की बेटी है, अर्जुन ने हम दोनों को एक्सेप्ट किया, ढेर सारी खुशियां दी हम दोनों को। और फिर काजल, यही खुशियां तो मुझे चाहिए थी ना। फिर क्या फर्क पड़ता है कि उसका नाम अर्जुन है या फिर आफ्ताब? फर्क पड़ता है बेटा। अरे मामा जी, आप कब आए? तभी जब तुम उसे अपना दुख बता रही थी। देखो निधि बेटा, तुम्हें उस लड़के के खिलाफ 420 का कंप्लेंट डालना चाहिए। बाकी हमारी संस्था है ही तुम्हारी मदद करने के लिए। धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा मैं। नहीं मामा जी, ये निधि की पर्सनल लाइफ है, इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइए। उससे गलती हुई थी, उसने माफी भी मांग ली, मान रहा है तो। गलती नहीं, षड्यंत्र रच रहा है वो लड़का, जिसका संबंध ही झूठ की बुनियाद पे हो। उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? देखो निधि, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। और देखना, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब आगे आगे देखो वो लड़का कैसे रंग दिखाता है। ये मामा जी कौन है? सर, ये मेरी आई के बड़े भाई है। ये आई के भाई को ही मामा कहते हैं? कोई खास आदमी है क्या? सर, रामचंद्र देशपांडे, ये हिंदू सहायता संघ के एक्टिव मेंबर है। सर, इनका नेशन वाइज ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसकी वजह से ये बिजी थे, वरना मैं इन्हीं की मदद ले लेती। इनके कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। फिर क्या हुआ? सर, इसने मामा जी की ना बात सच करके दिखा दी। निधि का जीना हराम करके रख दिया इसने। निधि का जीना हराम करके रख दिया इसने। जय गणेश गिरजा सुबन मंगल मूल सुजान। क्या लगा रखा है? ये सब बंद करो, कल से नमाज पढ़ना शुरू करो। मैं नमाज क्यों पढ़ूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, नमाज पढ़ना फर्ज है तुम्हारा। रुको, ये कैसे कपड़े पहना रखे तुमने? इसे ढंग के कपड़े पहनाया करो। गुंजन, कल से काजी जी आएंगे, नमाज सिखाएंगे तुम्हें, तो बना दो के तैयार हो जाना, ठीक है? निधि, रोना धोना करके कोई फायदा नहीं है।
अभी के अभी अपना और गुंजन का सामान बांध यहाँ पर आ जा, लात मार दे उस कमीने को। मैं नहीं आ सकती काजल, मुझे कुछ भी करके ना सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी कि मेरी दूसरी शादी मेरी चली। निधि, दुनिया के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? लगता है उस कमीने को मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। अपना फर्ज, अपनी शर्म हया की बकवास अपने पास रख। निधि और गुंजन को ना दुखी करना बंद कर दे, वरना तेरी पुलिस में कंप्लेन करूंगी, बचेगा नहीं तू, समझा? सर, इसने निधि और गुंजन को खून के आंसू रुला के रखा हुआ था। ये रोज उसके साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था, और वो छोटी सी बच्ची वो अपनी माँ को बचाने के लिए, मदद के लिए मेरे घर आ जाती थी। मौसी, मौसी, बाबा आई को बहुत मार रहे, उनने बहुत झगड़ा किए, चलो ना, आई बहुत रो रही है। सर, उस दिन भी ना यही हुआ था, वो बच्ची मेरे घर पे आई और मैंने निधि को फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और तब से लेकर अब तक उसका फोन स्विच ऑफ है। सर, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इसी आदमी ने कुछ किया उसके साथ। अगर मैंने बिरयानी बनाने के लिए बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया सर मैंने? और गुंजन को नमाज पढ़ना सिखाना, शायद वो हया सिखाना वो इसलिए है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, अल्लाह ताला की कसम, मैंने निधि के साथ कुछ नहीं किया सर, कसम से। तेरा कहना ऐसा कि 8 साल की बच्ची झूठ बोल रही है? तूने निधि को चाकू दिखाया था? अरे बोलो, चाकू से गला काट दूंगा तुम्हारा। सर, गुस्से से हो गया था मुझसे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उसे चाकू से मार दिया हो। सर, मैं आपको सच बताता हूँ, इस औरत के मन में ना जहर भरा है। सर, मेरी निधि मासूम औरत है, ये उसे भड़काती थी, उसके कान भरती थी। सर, इसी की वजह से हमारे झगड़े होते थे, इसी ने किया जो किया सर। मेरी वजह से होते हैं? मैं भड़काती हूँ उसे? तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? बस, पुलिस स्टेशन है, बैठो इधर। चुप बैठो। काजल के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले एक बात सोच, निधि का लास्ट लोकेशन तेरा घर दिखा रहा है, तेरा भी लास्ट लोकेशन उसी वक्त तेरा घर ही दिखा रहा है। इसका मतलब तुम दोनों तुम्हारे घर में थे, हाँ? फिर भी बोल रहा है निधि कहाँ गई मालूम नहीं? क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। उस दिन निधि तेरे घर पे ही थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ तेरे सामने हुआ, या तो तूने उसके साथ कुछ किया होगा। सिरके, इसका घर सर्च करो। चल चल कुछ सर, मैंने कुछ नहीं किया। गैर धर्म और गैर जाति में शादी से समाज समृद्ध होता है। हमारा संविधान भी इसकी इजाजत देता है, पैरवी करता है, पर हमारे समाज में ही कुछ रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोग इसे आज भी अपराध मानते हैं। वो खुद को कानून और इंसाफ से ऊपर उठकर ऐसे मामलों में सजा तक मुकर्रर कर देते हैं। आफ्ताब अंसारी उर्फ अर्जुन देसाई ने अपने उसी प्यार के खातिर उस प्यार को धोखा दिया जिससे वो प्यार करता था। क्या उसका बताया हुआ कारण सच था, या फिर उसकी मोहब्बत और दीवानगी के पीछे कोई गहरी साजिश थी? आखिर वो कहाँ गायब हो गई, उसे किसने गायब किया, या फिर वो खुद हालात की वजह से छुप गई? यह मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है। क्या वाकई निधि जिंदा है या फिर उसका कत्ल हो गया? पूरे घर की तलाशी लो। किसका फोन है ये? सर, ये तो निधि का फोन है। सर, मेरा जब निधि से झगड़ा हुआ था ना, तो उसके हाथ से गिर गया होगा शायद। गिर गया? हाँ। ये तूने गिराया? सर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसे कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये फोन की हालत देखकर लग रहा है तुझे कि तू जो बोल रहा है सच है? हाँ? कड़े ले चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। पहले वो बहुत अच्छे थे, वो मुझे और आई से बहुत प्यार करते थे, फिर वो भी पहले पापा के तरह आई के साथ बहुत झगड़ा करने लगे। तुम्हारे पहले पापा भी आई से झगड़ा करते थे? हाँ, वो जब भी मिलते थे वो आई के साथ झगड़ा करते थे। झूठ बोलती है, तुझे पता नहीं चला? वो अर्जुन नहीं आफ्ताब है। इतनी कौन सी गर्मी थी यहाँ तुझमें? ये क्या बकवास कर रहे हैं बच्चे के सामने? कुछ तो शर्म कर। शर्म वरम मुझको मत सिखा, तेरे को जहाँ मुंह मारना है ना मार। मेरी बेटी का धर्म बरस मत कर। और पैसे चाहिए मुझे, एलिमनी के पैसे देना, समझी ना, वरना काट डालूंगा। साहब तुम्हें मजा आएगा, उसने मुझे डिवोर्स दिया है, मैंने उसको डिवोर्स नहीं दिया है, तो एलिमनी वही देनी चाहिए ना मुझे। अरे आपका कायदा ही गलत है। निधि के साथ क्या किया? उसका मर्डर किया ना? लाश कहाँ ठिकाने लगाई? अरे नहीं साहब, जब निधि गायब हुई तो मैं सातारा में था। अरे इसको बोलो जाके चेक करे। उसको क्या बोलने को मैं तय करूंगा? नहीं पर साहब वो क्या है ना, आप मुझ पर शक करने से अच्छा जो निधि को मार सकता है उसको पकड़ो ना। कौन? आफ्ताब? नहीं आफ्ताब नहीं, वो ये देखिए, आप देखो ना, ये देखो आज ना, वो उसका नाम भूल गया, वो कम पिया करना। काजल।
काजल वो उसके खुन्नस में थी ना। अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि वो काजल ने उसको आफ्ताब के साथ शादी कैसे करने दिया होगा, क्यों एक्सेप्ट क्यों किया? काजल का उसके साथ अफेयर है? हाँ वो लेस्बियन रिलेशनशिप। जब मेरे घर छोड़ के चली गई ना तो वो काजल के साथ रहने लगी, फिर उसका रिलेशनशिप चालू हो गया। तो इसी बात पे मैंने अपने सुरकर वकीलों उनको कहा कि मुझे एलिमनी बढ़ा के चाहिए। मैंने उसको फोटोग्राफ भी दिखाया तो बोलता है ये नहीं चलेगा और सबूत चाहिए। ये देखो आप देखो ना, ये देखो ऐड ना। सर अगर इस बेवड़े रवि की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो पॉसिबल हो सकता है कि काजल ने ही निधि को गायब किया होगा, क्योंकि निधि ने काजल को छोड़कर उस आफ्ताब उर्फ अर्जुन के साथ शादी की थी। सर ये निधि की फोटोज मीडिया में वायरल होने के बाद हर गांव हर शहर के आदमी ने तो उसकी फोटोज देखी होगी, लेकिन अब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? ये बेवड़ा रवि ये काजल और निधि के प्रिंट किए हुए फोटो ऐसे जेब में लेके नहीं घूम रहा होगा, और उसने हमें इंटेंशनली वो फोटो दिखाया, इसलिए बहुत डाउट आ रहा है मुझे इसके ऊपर। एक काम करो विद्या, काजल के स्टाफ से पूछताछ करो, थोड़ा भी डाउट आया ना तो काजल को कन्फ्रंट करना होगा। मैम हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम सिर्फ अपनी नौकरी करना चाहते हैं। देखो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या काजल ने कभी तुम दोनों पर ट्राई किया था? मैम एक बार ट्राई किया था, पर मुझे डर था कि अगर मैंने मना किया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दोबारा कोई ऐसी हरकत भी नहीं की। सर मैंने निधि और काजल का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया है। सर उन दोनों की पोस्ट देखकर लग रहा है कि उस बेवड़े रवि की बात सच हो सकती है। अच्छा बेटा, अर्जुन पापा के साथ शिफ्ट होने से पहले आप लोग काजल मौसी के साथ रहते थे ना? हाँ। तो आप दोनों के कमरे एक होंगे, आप मम्मी के साथ सोते होंगे? नहीं आंटी, कमरे अलग नहीं थे। शुरू में मैं और आई साथ सोते थे, कुछ दिन बाद मैं और आजी साथ सोते थे और आई और मौसी एक साथ सोते थे। काय बोलूं सर, वो जो काजल है ना हर 2 दिन में आती थी और इतनी चिल्लम चिल्ली करती थी ना, अर्जुन को क्या क्या सुनाती थी और हमेशा यही बोलती थी कि निधि तू मेरे साथ चल और मेरे घर में रह। काजल तुझे पता है आज मैंने मेरी पहली सेल की पूरे 3000 की। थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और उसी दिन से हमारा अफेयर शुरू हो गया था। सर मैंने निधि के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, जो हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। और सर मैं तो पहले से ही ऐसी थी, पर निधि का ये पहला लेस्बियन रिलेशनशिप था। उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अर्जुन के साथ शादी कर ली थी, और ये तुम्हें पसंद नहीं आया है ना? नहीं सर, मतलब हाँ ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा था, पर मैं हमेशा से निधि की खुशी चाहती थी। सर निधि जब मेरे साथ थी तब भी उसने बार बार एक ही बात बोली कि उसे गुंजन के फ्यूचर की टेंशन होती है, वो चाहती है उसे माँ और बाप दोनों का साथ मिले। और सर जब अर्जुन निधि को मिला तब मैंने खुद उसे एनकरेज किया। उस वक्त तो तुमने महान बन के उसका हौसला बढ़ाया था, लेकिन जब तुम्हारी ये बात समझ में आई कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती, तुम हर दूसरे दिन अर्जुन के घर जाती थी, उससे झगड़ा करती थी और निधि को तुम ये सलाह देती थी कि उससे अलग हो जाओ। नहीं सर, मैं अर्जुन से अपने लिए नहीं निधि के लिए लड़ा करती थी। अर्जुन क्या, मैं तो निधि के सगे भाई मनीष से लड़ पड़ी थी जब उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए मना कर दिया था। मनीष तो छोड़ो, मैंने उस बिपिन रावत की बैंड बजा के रखी हुई थी जब से निधि के साथ उसने बदतमीजी की थी। ये बिपिन रावत को, उसने निधि के साथ क्या किया था? कस्टमर था सर। एक दिन निधि उसके पास यूटेंसिल सेल के लिए गई थी और उसी दिन ये देखिए सब, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें सब्जियां डालिए और इस तरह से घुमा दीजिए, 2 मिनट में सब्जियां कट के रेडी हो जाएंगी। एक मिनट मैडम, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मेरी वाइफ का काम है। आप उसे क्यों नहीं समझा देती हैं? आइए प्लीज अंदर आइए, आइए। अरे निशा, निशा! अरे
आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बीवी घर पे नहीं है मेरी, घबराओ ना। देखिए मुझे जाने दीजिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे जाना है। कहाँ? अरे कहाँ जाना है? मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे जाने दीजिए। मैं पैसे भी दूंगा तुम्हें। मुझे कोई पैसे, अरे छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए मुझे। और जब निधि ने मुझे ये सब बताया तो मैंने अपने यहाँ काम करने वाली सारी लड़कियों को इकट्ठा किया और उसके घर जाके खड़े हो गए। उसकी कंप्लेन हमने यहीं इसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी सर। आपके रिकॉर्ड्स में होगी, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। सर मैं निधि से बहुत प्यार करती थी, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, आप जा सकती हो। क्या लगता है तुम्हें? नाटक कर रहे हैं सर। सर अभी को साफ साफ नहीं कह सकते, हो सकता है कि ये अर्जुन से खुन्नस खाई बैठी हो, लेकिन सर बाकी एविडेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसने निधि की हर जगह मदद की, जब उसके साथ कोई नहीं था ये थी, यहाँ तक कि इसने निधि की बेटी गुंजन को भी अपने घर में जगह दी। एक काम करो शिरके, ये निधि का भाई मनीष और विपिन रावत, पता करो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये निधि को गायब हुए अब 1 महीने के ऊपर हो चुका है। आपको लगता है वो जिंदा होगी? मुश्किल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर वो कहीं छुप के बैठी। उसके हमारे पास जो डिटेल्स है उससे तो ऐसा लगता है कि वो इस तरह की लड़की नहीं थी। लेकिन अगर मर्डर हो चुका है तो उसका मर्डर किसने और क्यों किया, और अगर मर्डर किया है उसकी बॉडी कहाँ? गुंजन बेटा, तेरा पेस्ट्री खाने का मन था ना? देख मैं तेरे लिए पेस्ट्री लेके आई हूँ, खा। ठीक है कर दे। ओके। हैप्पी बर्थडे मम्मी। सर मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं सर, पता चला है कि निधि ने विपिन के खिलाफ कंप्लेंट की थी और 7 फरवरी को दोनों की कोर्ट में पेशी भी थी, लेकिन ठीक 3 दिन पहले निधि गायब हो गई। सर इस विपिन के पास सॉलिड मोटिव है निधि को गायब करने का, ताकि वो कोर्ट ही ना पहुंच सके। गुड वर्क शेखे, उठाओ इसे। निधि के साथ क्या क्या बोल, उसका मर्डर किया, बॉडी कांडम किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सिर्फ छोटी सी गलती हुई थी सर उन पे। रेप करने की कोशिश कर रहे हो, छोटी सी गलती बोलता है? सर सच बोल रहा हूँ सर, बीवी 2 महीने से मायके गई थी सर। अब इंसान हूँ सर, मन कर गया सर, उसने सामने से निधि घर पे आई तो काबू नहीं कर पाया सर, गलती हो गई सर। सर 1000 बार माफी मांगी सर, लेकिन वो माफ नहीं कर रही थी सर। मैंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए पैसे भी देने चाहे सर उसको, ताकि कोर्ट से केस वापस ले ले। लगता तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक, दोबारा पुलिस में देना पड़ेगा तुझे। देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो हुआ उसे भूल जाइए। मुझसे छोटी सी गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि मेरी जिंदगी खराब हो जाए। मैं बस माफी मांगने आया हूँ, आपको चाहिए तो मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ। पैसे का लालच किसे दे रहा? और ये छोटी सी गलती थी तो रुक, तुझे मैं ना फिर से सबक सिखाऊंगी। अब चल हट मेरे रास्ते से। सुनिए, और वो उसे भड़काती रही सर कि मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। 1000 बार उससे माफी भी मांगी, अब क्या फांसी पे चढ़ जाऊँ साहब? तो फांसी नहीं चढ़ेगा, तो यहाँ सड़ेगा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सिरगे, वो निधि का भाई मनीष, उसका कुछ पता चला? सर विद्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही है। निधि और मनीष इतने से थे, तब से जानती हूँ दोनों को। कुलकर्णी भाव जब ऑफिस से आते थे बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले आते थे। अरे वो मनीष बेचारी निधि का हिस्सा उसमें से भी हड़प जाता था। अब आप ही बताओ, प्रॉपर्टी में से वो हिस्सा देगा क्या? वो बेचारी निधि एक दिन आई थी अपना हिस्सा मांगने। अरे तुम्हारे यहाँ दिखी भी ना, जान से मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। मैडम मैं क्या किया? अरे
मैडम मैडम क्या हुआ? कहाँ लेकर जा रहे हैं इनको? हिस्सा दिलाने। तुझे चाहिए? नहीं ना? शांत रह। सर इतने महंगाई में खुद का खर्चा चला पाना मुश्किल है, इसलिए तो बच्चे के बारे में सोचा नहीं है अभी तक। ऐसे में निधि गुंजन को लेके आ गई। पहले तो उसने अपनी मर्जी से शादी बना ली, फिर बोली मुझे डिवोर्स लेना है। खुद का खर्चा चला पाना मुश्किल है, ऐसे में 2 एडिशनल लोग मैं कैसे कर पाता सर? इसलिए दोनों को रास्ते में फेंक दिया मरने के लिए? नहीं सर, फेंका नहीं था, प्यार से बोला था। वैसे भी वो काजल के घर रेंट पे रहने वाली थी। वो रेंट से जाने से पहले मैं खुद जाके उसका घर देख के आया, देखा सब ठीक है नहीं है, फिर उसको अलाउ किया वहाँ रहने के लिए। अभी सर आप ही बताओ, इतना सब किया मैंने, फिर भी वो आके मुझसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगी तो क्या करता साहब? परेशान हो गया था मैं। उस दिन जब ये आई वो तो मेरा गुस्सा निकल गया। मी फक्त ओरडलो तिच्या अंगावर साहेब, खरं सांगतो। तुला फार त्रास द्यायचे ना ती? हो साहेब। इसलिए तूने उसको मार दिया ना? हाँ बोल सर। हाँ बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। अगर आपको ऐसे लगता है तो मैं अपना खुद का घर बेच के उसको उसका हिस्सा दे देता हूँ साहब। भीख देगा उसको? उसका हक है उस प्रॉपर्टी पे। कानून पता है क्या तेरे को? माँ बाप के प्रॉपर्टी के ऊपर लड़की का उतना ही हक होता है। हाँ क्या? मुझे नहीं मालूम, किसी ने बताया नहीं ना अभी तक। हाँ। मैं जब भी वो वापस आएगी तो उसका हक उसको दे दूंगा। वापस आएगी वो? वापस आएगी वो? अब उसकी बेटी गुंजन, उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी वारिस है, समझा? हाँ सर, तुम्ही म्हणाल तसं, आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा। तो अब मैं जाऊं? क्या भाई के साथ जायदाद को लेकर चल रहा विवाद उसके गायब होने की वजह है, या पहले पति के अहम पर लगी चोट उसके गायब होने की वजह है? इस केस में एक नहीं बल्कि कई संदिग्ध है पुलिस के पास, पर अफसोस की बात यह है कि पुलिस के पास इनमें से किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक यही नहीं पता है कि निधि जिंदा भी है या नहीं। शिरके, तुम्हें क्या लगता है इन 4 सस्पेक्ट्स में से कौन होगा? 4 नहीं 5। सर, उस 5वें सस्पेक्ट की भी फोटो लगा दीजिए बोर्ड पर। कौन है 5वां सस्पेक्ट? जिससे निधि की फोन पर आखिरी बार बात हुई थी? काजल प्रधान। नहीं सर, मुझे निधि का कोई फोन नहीं आया। अगर आया होता तो मैं तुरंत उसके घर चली जाती ना। उस दिन तो दोपहर को मैं घर पे थी ही नहीं। सप्लायर के साथ कुछ कमीशन का इशू हुआ था, मैं उसी को सॉल्व करने गई थी। सर मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं था, बैटरी डेड थी, तो मैं इसको चार्जर पे रख के घर पे चली गई थी। और सर जब मैं दोपहर को 3 बजे के आसपास वापस आई तो मैंने देखा गुंजन घर के बाहर बैठी रो रही है। ये रहे तुम्हारे कॉल डिटेल्स। उस दिन तुम्हारे फोन पे निधि का कॉल आया था और तू 2 मिनट तक बात कर रही थी उसके साथ। पर सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो सच बोलो। ये तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारे फोन से किसी और ने बात की थी? सर ये भी तो हो सकता है। क्या? ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता काजल? ताई, किसी को कुछ पता चलने से पहले हमें कुछ करना होगा, कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा हमें। नहीं करो इंतजाम। नहीं कर सकते हो तो मैं कर देती हूँ। मैं खोद दूँ गड्ढा? हाँ नहीं, मैं खोद देती हूँ, अभी गड्ढा खोद देती हूँ। गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हो आप दोनों का सच मैं पुलिस को जाके बताऊंगी अभी के अभी। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने मिलकर मेरी दोस्त को, मेरे प्यार को मार डाला। मामा ने अपने प्लॉट में दफना दिया उसे। मेरी दीदी को मार डाला। एक मिनट, ये बैग किसका है? बैग निधि का है सर। और ये साड़ी? ये साड़ी भी निधि की है। आपको कैसे पता चला ये? निधि के गायब होने के कुछ दिन पहले मामा जी ने अपने प्लॉट का काम शुरू करवाया था। मैं और निधि वहां पर देखने भी गए थे। फिर निधि के गायब होने के कुछ टाइम बाद आई से पता चला कि मामा जी ने प्लॉट का काम बंद करवा दिया है। जितना मुझे याद था उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि शुभ मुहूर्त चल रहा है वरना काम 6 महीने तक टल जाएगा। मुझे इस बात पर शक तो हुआ था पर फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब आपने बताया कि निधि ने आखिरी बार मुझे फोन किया था तब मैंने वही सोचा कि शायद उस फोन पर एक फोन आया और वो किसी ने उठाया। घर जाने के बाद पता चला वो मेरी अपनी आई थी।
इन दोनों ने मार दिया मेरी निधि को। निधि और अर्जुन का झगड़ा मैंने फोन पे सुन लिया था। काजल, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब कुछ। निधि बेटा, मैं काजल नहीं उसकी आई बोल रही हूँ। काजल बाहर गई है फोन चार्जिंग पे लगा के। लेकिन क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती, ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। आंटी, मैं कुछ दिन के लिए आपके यहाँ आ सकती हूँ? ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना, तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन बेटा, मैं अभी मंदिर जा रही हूँ और वहीं से रामचंद्र भाऊ के प्लॉट पर जाऊंगी, ठीक है? तुम वहीं आकर घर की चाबी मुझसे ले लेना। ठीक है आंटी, मैं आती हूँ वहाँ। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी निधि। मैं जाऊंगी और अभी जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो तुम। कैसे जाओगी तुम? क्या कर रहे हो? हटो तुम। अरे देखता हूँ मैं देखता हूँ तुम कैसे जाओगी। नहीं जाओगी तुम। निधि का घर हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पे है। मुझे पता था वो तुरंत आ जाएगी, इसलिए मैंने भाऊ को फोन किया और उनको तुरंत प्लॉट पर आने के लिए कहा। आ गई बेटा? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। वो आप मुझे चाबी दे दीजिए, कुंजन भी आती होगी, बस रास्ते में है। हाँ हाँ, मैं देती हूँ। एक बात समझ में नहीं आई, आपने उसे मारा क्यों? ताकि हमारी काजल फिर से उस निधि के चक्कर में ना आए। काजल और निधि की लव स्टोरी हमें पता चल गई थी। बड़ी मुश्किल से काजल एक लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। अब निधि के वापस आने के बाद वो शादी के लिए मना कर देगी, इसलिए मैंने वो निधि का चैप्टर ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से। सॉरी बेटा, मैं तेरी आई को नहीं बचा पाई, पर अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरी गुंजन अच्छी जिंदगी जिए। प्यार और परवरिश हर परिवार और माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, जिसका एहसान जताकर वो आज़ादी से जीने पर बंदिश लगा देते हैं। और जब भी कोई इन बंदिशों को तोड़ने की कोशिश करता है तो यही प्यार करने वाले उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। काजल की माँ लता ने यही तो किया। उसके हिसाब से गलत जिंदगी जीने वाली अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने 8 साल की एक बच्ची को अनाथ कर दिया। जब भी असमानता, औरतों पर अत्याचार या भेदभाव की बात करें तो सबसे पहले खुद को आंके, खुद को टटोले। अगर आप बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।